तो आज की जो क्लास हमारी होगी तो इसमें हम स्फेरिकल मिरर्स पर आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्लेन मिरर तक कंप्लीट किया था। तो अभी हम स्फेरिकल मिरर जो है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। प्लेन मिरर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था लास्ट टाइम कि प्लेन मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट हो। अब अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, अब जहाँ से रिफ्लेक्शन होती है अगर वो फ्लैट ना हो, अगर वो कर्व्ड हो, तो उसी को हम फिर स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे आपके पास इस तरह से होगा, तो अगर हमारे पास इस तरह से है, यहां से पॉलिश्ड सरफेस है, ये इसको हमने पॉलिश किया हुआ है। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था सिल्वर नाइट्रेट से भी किया जाता है और एल्यूमिनियम से भी किया जाता है। और ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास ये फ्लैट होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये प्लेन मिरर है, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था ऐसे। अगर यही अब आपका कर्व्ड है तो अब इसमें आप कहोगे कि ये आपका फिर स्फेरिकल मिरर है। तो ये जो आपका इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पहले ऐसा नहीं होता है। असल में क्या होता है, इसमें असल में ये एक स्फीयर होता है ऐसे, ये मैंने डॉटेड बनाया। और ये जो स्फीयर होता है ना पूरा, इसी स्फीयर में से आप एक हिस्सा काटते हो, और ये जो आपने इसमें से ये पोर्शन काटा हुआ है, इसी पोर्शन को फिर आप स्फेरिकल मिरर का नाम देते हो। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, हम कहते हैं whose reflecting surface is a part of hollow sphere। ये किसी भी हॉलो स्फीयर का हिस्सा होता है। हॉलो स्फीयर मैंने यहां पर आपको समझाया, हॉलो स्फीयर से ही आप कोई चीज निकालते हो। जैसे आपके पास कॉस्को बॉल होती है ना, सिंपल एग्जांपल है, कॉस्को बॉल होती है ना, उसको आप कभी काट के देख लो, उसका एक हिस्सा जो होगा दैट विल बी योर रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और दूसरा हिस्सा जो इसका होगा इसको आप मान लो पॉलिश्ड पार्ट। तो यही आपका मिरर बनेगा, और यही जो मिरर होगा दैट विल बी योर स्फेरिकल मिरर। तो सिंपल सी बात है। और इससे भी आसान एग्जांपल अगर आपको समझनी हो तो आप स्पून ले सकते हो, जो भी चम्मच आपके पास होता है, आप उसमें अपनी शक्ल देखो कभी, वहां पर आपको अपना फेस दिखेगा, या तो वो इनवर्स ऐसे होगा कर्व्ड, या तो ऐसे आप देख सकते हो दूसरे साइड से भी, वहां से भी आपको फेस दिखेगा, दोनों साइड से दिखेगा, लेकिन इमेज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी। तो वो सबसे इजी एग्जांपल है कर्व्ड सरफेस को समझने के लिए, यानी यही आपका एक स्फेरिकल मिरर होता है। या तो आप स्पून को लो, या तो कॉस्को बॉल की एग्जांपल से उससे समझो। और यहां पर मैंने उसको बनाया भी है, इसको आप देख भी सकते हो। अब यहां पर आप इसी स्फेरिकल मिरर के टाइप्स को भी देखते हो, क्योंकि स्फेरिकल मिरर है तो इसके टाइप्स भी होंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स के मेन दो टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपसे, आपका स्पून है, स्पून में आपके पास दो अलग अलग फेसेस होते हैं। एक फेस आपके स्पून का वो होगा जहां से आप चीजें उठाते हो, सालन वगैरह। दूसरा वो फेस होगा जो नीचे की तरफ फेस करता है उस वक्त। तो वहां पर आप देखो, जहां से आप उठाते हो दैट विल बी योर वन फेस, जो दूसरा फेस होगा सेकंड अदर फेस जिसको आप कहोगे, वो आपका सेकंड मिरर एक्ट करेगा। तो दो मिरर्स बराबर है, यानी ऐसे होगा, आप देख सकते हो इस तरह से होगा। ये आपके स्पून का मान लो इंटरनल पार्ट है, ये आपके स्पून का एक्सटर्नल पार्ट है। दो पार्ट्स आ गए। तो एक पार्ट जो ये है ये अलग मिरर होगा, ये वाला पार्ट जो है ये अलग मिरर होगा। तो सिंपल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं इसको। यहां से जो आपका ये पार्ट है, अगर आप यहां से देखते हो तो ये आपका कनकेव है, और अगर आपने दूसरे एंड से देखा तो ये आपका कन्वेक्स है। बिल्कुल आसान समझो आप। तो ये स्पून है आपका, इंटरनल पार्ट स्पून का, अगर आप वहां से देखते हो अपनी फेस को तो वहां से आपका होगा कनकेव मिरर। अगर आप इस वाले एंड से देखते हो, जो बल्जिंग आउटवर्ड वाला है, बाहर की तरफ जो एंड होता है, तो वो आपका कॉन्वेक्स बन जाता है। तो यहां तक हमने देखा कि जो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, इनके कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, स्पून के जरिए से भी मैंने आपको समझाया, और उसके बाद कॉस्को बॉल जो है उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी। अब हम आते हैं इनकी जो डेफिनेशंस है,
इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको अब इनकी डेफिनेशंस आराम से समझ में आएगी। यहां से आप देख सकते हो जो कॉनकेव मिरर होगा ये वो मिरर होता है जिसका पॉलिशिंग सरफेस जो होगा वो कर्व्ड इनवर्ड वाला होगा। जो मैंने अभी आपको समझाया था वही कर्व्ड इनवर्ड वाला जो पोर्शन है वो आपका होगा इसमें रिफ्लेक्शन के लिए। और दूसरा जो सरफेस होगा वो होगा आपका पॉलिश्ड सरफेस, वहां से आप पॉलिश करोगे उसको। तो जिस भी मिरर में आप देखोगे कि कर्व्ड इनवर्ड वाला सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और जो बाहर वाला सरफेस है वो वहां पर पॉलिश्ड है, तो उसको आप कहोगे कॉनकेव मिरर। यहां पर आप इसकी डेफिनेशन देख भी सकते हो, यानी हर एक चीज इसमें मैंने क्लियर करके रखी है कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट बेंट इन सरफेस और कर्व्ड इनवर्ड सरफेस। और पॉलिश्ड कौन सा होगा? एंड द पॉलिश्ड सरफेस इज द आउटवर्ड सरफेस, जिसको आप बेंट आउट सरफेस कहते हो या जिसको आप कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस कहते हो, वो आपका होगा पॉलिश्ड सरफेस। इसकी एग्जांपल्स में आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर आपके टीथ को एग्जामिन करने के लिए, वो भी आपका होता है कनकेव मिरर ही। स्पून मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी, उसका जो इनवर्ड स्पेस होता है वो भी आपका होता है कनकेव मिरर। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी मिरर्स देख सकते हो, जैसे शेविंग मिरर है, ये भी होता है। इसी तरह से जो आपकी बार्बर शॉप होती है उसमें आप देख सकते हो, उसमें भी आपका होता है यही कनकेव मिरर। इसके अलावा इस कनकेव मिरर के बाद आपका होता है दूसरा जिसको आप कॉन्वेक्स मिरर कहते हो, ये अब उसका अपोजिट होगा। तो अपोजिट मतलब वहां पर मैंने क्या कहा था, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेंट इन सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ बेंट आउट सरफेस, जो बाहर वाला पोर्शन होता है, तो तब आप उसको कहोगे ये है आपका कन्वेक्स मिरर। और इसी में आप याद रखोगे जो इसका बेंट इन सरफेस होगा, दैट बेंट इन सरफेस विल बी ऑलवेज पॉलिश्ड, जो मैंने अभी आपको समझाया था। यहां पर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होगा आपका बेंट आउट सरफेस जो मैं आपसे कह रहा था, ये होगा आपका बेंट इन सरफेस। तो दोनों चीजें आ गई। अगर बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो कनकेव, अगर बेंट आउट सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो कॉन्वेक्स। सिंपल टर्मिनोलॉजी। अगर यहां से रिफ्लेक्शन हो रही है तो कनकेव, और अगर यहां से रिफ्लेक्शन हो रही है तो कॉन्वेक्स। इसी सरफेस को आप बेंट इन सरफेस भी कहते हो, इसको आप बल्जिंग इन भी कहते हो, और इसको आप बल्जिंग आउट भी कहते हो। और ये आपका इनर सरफेस भी होता है, ये आपका आउटर सरफेस होता है। तो सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पर अगर रिफ्लेक्शन हो रही है इस पोर्शन से तो कनकेव मिरर है, इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रही है तो आपका कन्वेक्स मिरर है। दोनों ही क्लियर हो गए। अब यहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर जो है, अब आप समझने की कोशिश करो इसको कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा। अब यहां पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट बेंट आउट सरफेस, bulging out surface. Bulging in surface will always be polished. और यहां पर कौन सी एग्जांपल दे सकते हो? स्पून जो है उसका bulging out part, that will be your convex mirror. और इसी तरह से जो आपकी कार होती है, बाइक होती है, या कोई भी व्हीकल हो, उसमें आपका जो रियर व्यू मिरर होता है, दैट्स ऑलवेज कॉन्वेक्स। तो इसीलिए वो आपको ब्रॉड व्यू देता है बैकवर्ड की। और यहां पर आप एक और चीज याद रख सकते हो, ये भी है, इसमें आप इमेज के जरिए से भी देख सकते हो। तो इमेज में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज हार्ड सरफेस, दिस इज हार्ड सरफेस, दिस इज रिफ्रैक्टिव सरफेस, दिस इज रिफ्रैक्टिव सरफेस, एंड दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। दोनों ही क्लियर है। और उसके बाद आपके कुछ यहां पर टर्मिनोलॉजीज जो होती है आपके स्फेरिकल मिरर्स में, इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको टर्मिनोलॉजीज पता होगी तभी आप इनकी इमेज फॉर्मेशन वगैरह समझ पाओगे। तो उनमें से आपके पास सबसे पहली टर्म जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस चीज को कहोगे आप? मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, अगर आपको याद होगा, कि जो ये स्फेरिकल मिरर होता है ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता है,
बल्कि इसके साथ इसका एक स्फीयर था जिससे आपने इसको काटा है। जो इसका ये पोर्शन था ना, स्फीयर वाला पोर्शन जिससे आपने इसको काटा है, उसका अपना एक सेंटर भी होगा ना, क्योंकि स्फीयर जो होता है उसका अपना सेंटर भी होता है। अब ये जो सेंटर है ना, जो इस स्फीयर का सेंटर था जिससे आपने इसको काटा है, जैसे कॉस्को बॉल मैंने कहा था, कॉस्को बॉल का एक पोर्शन आप काट दो, तो कॉस्को बॉल पूरी थी ना पहले, उसका एक सेंटर था, वही सेंटर जो है ये हमेशा होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस चीज को कहोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होगा जिससे आपने इस स्फेरिकल मिरर को हासिल किया है, कट करके लाया है। तो वही सेंटर जो होगा, दैट सेंटर इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर आप देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसकी डेफिनेशन आप देखो, इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि स्फीयर को आपने काटा है ना ऑलरेडी, तो सेंटर तो रहा ही नहीं। हाँ, आप इमेजिन करते हो इसका एक सेंटर था पहले, तो वो सेंटर जो है वो इमेजिनरी सेंटर बन गया, रियल सेंटर कोई नहीं होता। तो इमेजिनरी सेंटर ही है, और मैंने यहां पर लिखा भी है ये उसी स्फीयर का पार्ट है जिस स्फीयर से आपने इसको हासिल किया है। हॉलो स्फीयर होगा, कोई भी हॉलो स्फीयर। तो यहां पर आप एक और चीज याद रखोगे, दो आपके पास मिरर्स थे ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब यहां पर देखो, कॉनकेव मिरर आपका, कॉन्वेक्स मिरर आपका। कॉनकेव में मैंने कहा था पॉलिश्ड सरफेस ये होगा, इसमें मैंने कहा था पॉलिश्ड सरफेस ये होगा। तो ये आपका कॉनकेव है, दिस इज कॉन्वेक्स। हमें क्या देखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कहां से आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा यहां से होगा, कॉनकेव में, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। याद रखो, इसका फ्रंट पोर्शन है ना, इट विल ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ मिरर। और यहां से देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा? इस पोर्शन पे। तो ये तो बैक साइड हुआ ना, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस जो है ये बैक साइड है आपका, तो कन्वेक्स में हमेशा ये बैक साइड पे होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कभी आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें पूछा जाता है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर के लिए, वो फ्रंट पे होगा या बैक पे होगा? तो कहां पर होता है? ऑलवेज फ्रंट पे। और कन्वेक्स के लिए क्या होगा? ऑलवेज बैक साइड पे। और रीजन यही है कि इसका बैक साइड ही इसका इनवर्ट साइड होता है, और इसका इनवर्ट साइड इसका फ्रंट साइड होता है। तो दोनों चीजें यहां पर आ गई। तो ये आपका था सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर सेकंड जो है, अब इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको एक और डेफिनेशन मिलेगी, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बिल्कुल आसान है आपका। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर असल में उसी स्फीयर की रेडियस है जिस स्फीयर से आपने इसको काटा है। बिल्कुल आसान है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको असल समझ आया अच्छे से, तो उसी समझने की वजह से आप यहां पर कह सकते हो कि उसी एक्सप्लेनेशन की बेस पर आप कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फीयर की रेडियस है जिस स्फीयर से आपने इस कर्व्ड सरफेस को लिया है, यानी इस स्फेरिकल मिरर को आपने लिया है। तो हमने क्या लिखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ये उसी स्फीयर की रेडियस है ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट, जिसका ये मिरर पार्ट होगा। तो मैंने ये भी कहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसको डिनोट किया जाता है हमेशा आर लेटर से, और इसको हमेशा डिनोट किया जाता है सी लेटर से, कैपिटल से, क्योंकि यहां पर जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मैटर करते हैं। तो ये जो है ये केस सेंसिटिव होते हैं। तो एक और चीज यहां पर आपका ये भी होगा, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर बिल्कुल आसान है आपके लिए, इसको समझना बिल्कुल आसान है। ये आपका मिरर है, मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंटर, मिरर का जो सेंटर होगा, उसी पॉइंट को जो मिरर को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करे, दैट्स योर पोल ऑफ मिरर। इसको भी आप कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या कहते हैं हम? पोल ऑफ मिरर असल में वो पॉइंट होता है मिरर पे जो मिरर को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करे, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, बराबर दो हिस्से। मान लो ये मिरर जो है ये 11 सेंटीमीटर है, तो आपने इसको सेंटर पे रखा, तो अपर पोर्शन होगा आपका 5.5, लोअर पोर्शन आपका होगा 5.5। तो ऐसा पॉइंट जो इसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करे, इसी को आप पोल ऑफ मिरर कहते हो।
उसके बाद आपके पास एक और चीज होती है, दैट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जो आपका मिरर है इस पे अगर आप सेंट्रल लाइन डालते हो, यहां पर आपका C है, यहां पर आपका P है, बिल्कुल आसान। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर में से जो रे गुजरती है उसी रे को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। सेंट्रल रे होती है बिल्कुल, क्योंकि ये सेंटर में से पास होती है, सेंट्रल रे। तो ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर दोनों में से पास हो, सेंट्रल रे होती है, बिल्कुल सेंटर पे आती है, इसी को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में से पास हो। प्रोड्यूस तो दोनों साइड से करना ही है आपको, यहां से भी प्रोड्यूस करो, राइट साइड से भी प्रोड्यूस करो, तो यही रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस। देन यू है अपर्चर। अपर्चर क्या है? ये आपका डायमीटर होगा इसी आपके मिरर का, ऐसे हम देख सकते हैं। अब ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना पूरा, जिसपे रिफ्लेक्शन होती है, ये पूरा सरफेस, इस पूरे सरफेस को हम अपर्चर कहते हैं। पूरा सरफेस जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो, जहां पर रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, और यही जो आपका अपर्चर है ये आपका डायमीटर होता है मिरर। दिस इज डायमीटर ऑफ मिरर। इसको आप मिरर के डायमीटर के तौर पर भी लेते हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस होगी दैट विल बी डायमीटर। तो पूरी डिस्टेंस ये। तो ये जो अपर्चर है किस तरह से डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होगा मिरर का, रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होगा मिरर का, जहां से रिफ्लेक्शन होती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड अपर्चर। और ये जो अपर्चर है मैंने लिखा भी है कि ये आपका होता है, आपका डायमीटर होता है इसमें, इस डायमीटर, और ये साइज होता है आपके मिरर का। मिरर का साइज जो है दैट्स अपर्चर। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को आप डिफाइन करने से पहले ये समझो कि ये प्रिंसिपल फोकस दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि आपके पास मिरर दो है, तो आपका कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेव के लिए अलग प्रिंसिपल फोकस होगा, इसकी डेफिनेशन डिफरेंट, और वहां से इसकी डेफिनेशन डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? बिल्कुल आसान तरीके से आप समझो, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में एक्चुअली मिल रही है देन इट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव। अगर रेज ऑफ लाइट नहीं मिल रही है, आपने प्रोड्यूस किया है उनको ऐसे, तो ये भी फोकस ही होगा, लेकिन ये है आपके कॉन्वेक्स का फोकस। तो दोनों फोकस है। फर्क क्या है? आप यहां पर रेज एक्चुअली मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर रेज मिल नहीं रही है रिफ्लेक्शन के बाद, बल्कि आपने उनको प्रोड्यूस किया हुआ है, बैकवर्ड आपने उनको प्रोड्यूस किया है। तो ये खाली अपीयरेंस है। ये वर्चुअल फोकस होता है, ये रियल फोकस होता है आपका। दिस इज रियल फोकस, दिस इज वर्चुअल फोकस। यानी जो इसकी इमेज होगी ना वो वर्चुअल इमेज होगी, जैसे हमने ऑलरेडी समझा था। और ये वाली जो है ये रियल इमेज होगी आपकी। और रियल इमेज का फोकस, वर्चुअल इमेज का फोकस, दोनों ही आ गए। यहां पर हम डेफिनेशन देखेंगे दोनों की ही, कॉनकेव भी और कन्वेक्स भी। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ऐसा पॉइंट एट विच टू और मोर लाइंस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद दो या दो से ज्यादा रेज जब मिल जाती है किसी पॉइंट पे, कन्वर्ज होती है किसी पॉइंट पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के बिल्कुल सामने, उसी को आप कहते हो ये आपका कनकेव मिरर का फोकस है। एंड दैट इज ऑलवेज रियल। मैंने अभी कहा था ये हमेशा रियल होता है। रियल क्यों? क्योंकि एक्चुअली रेज मिल रही है, तो इसको रियल कहते हैं। नंबर सेकंड जो मैंने अभी समझाया था आपको कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स में क्या होगा? रे जो होगी दे अपीयर टू मीट, मिलती नहीं है, ये डाइवर्ज होती है, और हमें लगता है डू नॉट मीट, मिलती नहीं है, ये मिलेगी नहीं, लेकिन आपने इनको प्रोड्यूस किया है बैकवर्ड। मैंने अभी कहा था बैकवर्ड प्रोड्यूस करना इनको, और फिर ये मिलेंगे एक पॉइंट पे बिहाइंड द मिरर। वहां पर क्या था? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहां पर क्या है? बिहाइंड द मिरर। और उसके बाद याद रखेंगे आप, इट इज ऑलवेज वर्चुअल। इसका फोकस जो है वो हमेशा वर्चुअल होता है।
और उसके बाद आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में आप याद रखोगे, बिल्कुल आसान है, फोकल लेंथ हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस, कौन कौन सा, पोल ऑफ मिरर एंड द फोकस। अभी हमने फोकस को डिफाइन किया, फोकस एंड पोल ऑफ मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस होती है दैट इज योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो, फोकस को आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हो, नोटेशंस को याद रखना जरूरी है। तो ये जो है ये फोकल लेंथ है आपकी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड द फोकस। इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ। और यहां पर आप देख सकते हो इमेज में भी हर एक चीज आपको क्लियरली दिखेगी, यहां पर आप देख सकते हो हर एक चीज को। हॉलोस्फीयर से ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये आपका कनकेव मिरर है। फोकस कहां से बनता है, फ्रंट पे। फोकस कहां से बनता है, बैक पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी फ्रंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां पर भी बैक साइड से। और ये आपकी फोकल लेंथ है पोल ऑफ मिरर और फोकस के दरमियान ये वाली, और यहां पर भी फोकस और पोल ऑफ मिरर के दरमियान। और ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, और ये भी पी एंड सी के दरमियान जो डिस्टेंस है इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपार्चर आपका ये है जो मैंने ऑलरेडी समझाया था। तो सारी चीजें आ गई यहां पर। प्रिंसिपल एक्सीस आपकी ये प्रिंसिपल एक्सीस, सेंट्रल लाइन। तो ये चीजें थी आपके मिरर्स से जुड़ी हुई, तो इनको हमने कंप्लीट किया स्फेरिकल मिरर्स को। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक अलग टॉपिक इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं इस वाले टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच।